पिछले पार्ट में आपने देखा कि इस अपार्टमेंट में रहने वाले लोग एक एक करके अजीब तरीके से खतरनाक मॉन्स्टर्स में बदलते जा रहे थे। कोई खूंखार चेहरे वाला मॉन्स्टर बन रहा था जो पल भर में इंसानों का खून चूस लेता था, तो कोई आधे सिर वाला मॉन्स्टर बन रहा था जो जरा सी आवाज सुनते ही हमला कर देता था। वहीं एक ऐसा जायंट मॉन्स्टर भी था जो पहले एक डरावनी मुस्कान देता और फिर सामने वाले को बेरहमी से मौत के घाट उतार देता। इन्हीं खतरनाक मॉन्स्टर्स से बचते बचाते जब कुछ लोग किसी तरह अपार्टमेंट के अंदर पहुंचे, तभी उनके एक साथी के पेट में अचानक तेज दर्द उठने लगा। हालात इतने बिगड़ गए कि उसकी जान बचाने के लिए तुरंत सर्जरी करना जरूरी हो गया, लेकिन सर्जरी के जरूरी सामान अपार्टमेंट में नहीं थे। इसलिए ह्यून सू अपने साथियों के साथ मॉडिफाइड गाड़ी लेकर सामान लेने बाहर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वे बाहर पहुंचे, तभी एक मॉन्स्टर ने अचानक उनकी गाड़ी पर हमला कर दिया और यहीं से कहानी के पार्ट 2 की शुरुआत हुई। होश में आते ही ह्यून सू ने देखा कि उसका शरीर खून से पूरी तरह लथपथ हो चुका है। वहीं सेंग और उसकी गर्लफ्रेंड भी बुरी तरह घायल पड़े थे। तभी ह्यून सू की नजर सामने खड़े मॉन्स्टर पर गई। दरअसल ये वही खतरनाक मसल मॉन्स्टर था जो पहले बिल्डिंग से नीचे गिरा था, लेकिन अब वह पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और थैनोस जैसा विशाल हो चुका था। खतरे को भांपते ही ह्यून सू ने तुरंत जमीन पर पड़ी इलेक्ट्रिक तलवार उठाई और सामने से आते मसल मॉन्स्टर पर सीधा वार कर दिया। लेकिन इतने मामूली हमले का भी मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं हुआ। उसने सिर्फ एक हाथ घुमाया और ह्यून सू कई मीटर दूर जा गिरा। फिर उसने भारी कंक्रीट की पाइप उठाई और सीधे ह्यून सू के ऊपर फेंक दी। गनीमत रही कि ह्यून सू समय रहते वहां से भाग निकला, लेकिन तभी एक बूढ़े अंकल ने जलती हुई बोतल उठाई और सीधे मॉन्स्टर की पीठ पर दे मारी। अचानक मसल मॉन्स्टर जोर से चीख पड़ा और जमीन पर गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा। मौका मिलते ही बूढ़े अंकल ह्यून सू को उठाने के लिए दौड़ पड़े, लेकिन तभी अंकल की नाक से भी अचानक खून बहने लगा। इसका मतलब साफ था कि अब वे भी मॉन्स्टर वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। तभी उन्होंने देखा कि मसल मॉन्स्टर फिर से उठ चुका था। अंकल ने बिना देर किए ह्यून सू को धक्का देकर दूर कर दिया और खुद मॉन्स्टर के सामने आकर खड़े हो गए। जब मसल मॉन्स्टर अंकल पर हमला करने ही वाला था, तभी एक फायर ट्रक तेज रफ्तार से वहां आ पहुंचा और मसल मॉन्स्टर को जोरदार टक्कर मारकर पीछे की तरफ धकेलता हुआ ले गया। ट्रक चला रही लड़की वही फायर फाइटर थी जिसने पहले भी सबकी जान बचाई थी। ट्रक के नीचे दबा थैनोस लगातार छटपटाने लगा और अंदर बैठी फायर फाइटर पर हमला करने की कोशिश करने लगा। जोरदार झटकों की वजह से फायर फाइटर भी ट्रक से बाहर जा गिरी। उसी वक्त फायर ट्रक उसकी तरफ लुढ़कने लगा। अच्छी बात यह रही कि पास मौजूद बिजली के खंभे ने ट्रक को कुछ देर के लिए रोक लिया। सही मौका मिलते ही फायर फाइटर दोबारा ट्रक के ड्राइविंग केबिन में पहुंच गई। उसने ट्रक स्टार्ट किया और पूरी रफ्तार से उसे पीछे की तरफ दौड़ा दिया। गुस्से में मसल मॉन्स्टर भी उसके पीछे दौड़ पड़ा। तभी पास खड़ी एक गाड़ी से पेट्रोल लीक होकर चारों तरफ फैल गया और जगह जगह चिंगारियां उठने लगी। सेंग ने जैसे ही बेहोश सोमिन को उठाकर दूर किया, तभी गाड़ी जोरदार धमाके के साथ फट गई। भयंकर आग ने पल भर में मसल मॉन्स्टर को अपनी चपेट में ले लिया, लेकिन इतनी ताकत भी उस विशाल राक्षस को मारने के लिए काफी नहीं थी। मौका देखते ही फायर फाइटर ने तुरंत एक्सीलेटर दबाया और ट्रक को सीधे मॉन्स्टर की ओर मोड़ दिया। मसल मॉन्स्टर ने भी ट्रक को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन कुछ ही देर में उसकी ताकत जवाब देने लगी। फायर फाइटर ने सही मौका मिलते ही ट्रक की रफ्तार बढ़ाई और मॉन्स्टर को जोरदार धक्का देकर सीधे एक गहरे गड्ढे में गिरा दिया। उसे डर था कि कहीं वह मॉन्स्टर फिर से जिंदा न बच जाए, इसलिए उसने ट्रक को दोबारा पीछे लिया और पूरी रफ्तार से एक जलते हुए कंटेनर को भी गड्ढे में धकेल दिया। उसे लगा कि कंटेनर की आग में मॉन्स्टर कुछ ही देर में मर जाएगा, लेकिन उसे क्या पता था कि असली मुसीबत अब शुरू होने वाली थी। उधर ली को खबर मिल चुकी थी कि ह्यून सू के साथ एक बड़ा हादसा हो चुका है, इसलिए उसने बिना मेडिकल इक्विपमेंट्स के जीसू का ऑपरेशन शुरू कर दिया। हालात बेहद मुश्किल थे, लेकिन किस्मत से सर्जरी सफल रही। कुछ देर बाद जीसू को भी होश आ गया। उधर मॉन्स्टर से जीतने के बाद फायर फाइटर आराम से नहा रही थी। तभी अचानक उसे अपने पीछे से किसी डरावनी चीज की आहट सुनाई दी। उसे लगा कि कोई दूसरा मॉन्स्टर चुपके से अंदर घुस आया है। उसने तुरंत उसे पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, लेकिन गौर से देखने पर पता चला कि वो मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक सैनिक था। कुछ देर बाद जब उसे होश आया, तभी उसके पास रखा वॉकी टॉकी अचानक बज उठा। आवाज सुनते ही सैनिक बुरी तरह घबरा गया और हड़बड़ी में उसने वॉकी टॉकी जमीन पर फेंक दिया। तभी उसमें से एक आदमी की आवाज सुनाई दी, चल निकल बाहर निकल, क्या भी है तू, आजा मुन्ना आजा। बात खत्म होते ही वॉकी टॉकी के अंदर से अचानक गोलियों की आवाज आने लगी। फायर फाइटर तुरंत समझ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए उसने तुरंत फायर एक्सटिंग्विशर उठाकर वॉकी टॉकी को बीच से तोड़ दिया। उधर खतरा भांपते ही ह्यून सू और सेंग ने तुरंत SOS का बैनर नीचे उतार लिया, लेकिन दोनों जैसे ही सीढ़ियों से नीचे जाने लगे, तभी उनकी नजर एक सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ी। दरअसल वो गार्ड अब पूरी तरह एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल चुका था। हाथ में चेनसॉ लिए वह सीधे उसी जगह जा रहा था जहाँ ह्यून सू के दोस्त छिपे हुए थे। अगर उसे समय रहते नहीं रोका गया तो वहां मौजूद सभी लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। अगले ही पल पहली मंजिल पर तेज अलार्म गूंज उठा। अलार्म सुनते ही सभी लोगों को समझ आ गया कि कोई बड़ा खतरा आने वाला है। ह्यून सू ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। नीचे पहुंचने का कोई रास्ता न देखकर उसने करीब 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से सीधे नीचे छलांग लगा दी।
जमीन पर गिरते ही उसकी टांग की हड्डी टूट गई। उसने इतना बड़ा जोखिम सिर्फ इसलिए उठाया था ताकि अपने साथियों को आने वाले खतरे से बचा सके, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अचानक लिफ्ट के दरवाजे खुले और एक आंटी की नजर अंदर खड़े सिक्योरिटी गार्ड पर पड़ गई। तुम कौन हो? आवाज सुनते ही गार्ड की गर्दन एक झटके में 360 डिग्री घूम गई। इसके बाद वह घास काटने वाली मशीन उठाकर आंटी की तरफ बढ़ने लगा। उसका इरादा साफ था, वह आंटी का सिर काटने वाला था। डर के मारे आंटी पीछे हटते हुए सोफे से टकराई और सीधे जमीन पर जा गिरी। अगले ही पल मॉन्स्टर ने मशीन को पूरी ताकत से ऊपर उठाया। वह वार करने ही वाला था कि तभी अचानक एक लंबी तलवार ने उसके हमले को रोक दिया। दरअसल वो हियोन था। एक हाथ पहले से घायल होने के बावजूद उसने पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर के हमले को रोक लिया, लेकिन हियोन ज्यादा देर तक उस मॉन्स्टर के सामने टिक नहीं सका। एक जोरदार वार के साथ उसकी लंबी तलवार टूट गई और वो भी घुटनों के बल जमीन पर जा गिरा। तभी उसकी नजर पास पड़ी अपनी ही कटी हुई बाजू पर गई। उसी वक्त पहली मंजिल पर मौजूद बाकी लोग भी वहां पहुंच गए, लेकिन सामने का खौफनाक मंजर देखते ही सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। उधर हियोन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे अपनी मौत का दुख नहीं था, उसे दर्द इस बात का था कि वह उन लोगों से हमेशा के लिए बिछड़ने वाला है जिनकी उसे दिल से परवाह थी। क्योंकि कुछ ही समय पहले उसने अपनी पसंद की लड़की के सामने अपने प्यार का इजहार किया था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका साथ यहीं तक का था। उसने अपनी गर्दन से पट्टी हटाई और कटे हुए हाथ से टूटी तलवार उठा ली। फिर वह मॉन्स्टर पर लगातार वार करते हुए उसे अपने साथ घसीटकर दूर ले जाने लगा, क्योंकि वह जानता था कि अपनी जान देकर ही वो इन लोगों की जान बचा सकता है। उसकी इस कुर्बानी को देखकर वहां खड़े लोगों की आंखें भर आईं, लेकिन हियोन अब एक कदम भी पीछे हटने वाला नहीं था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर मॉन्स्टर को लिफ्ट के अंदर धकेल दिया। फिर वह लगातार उस पर वार करने लगा, लेकिन एक हाथ खोने के बाद उसके लिए ज्यादा देर तक मॉन्स्टर के सामने टिके रहना मुश्किल था। फिर भी वह आखिरी दम तक उसे बाहर निकलने से रोकता रहा। दूर पड़ा ह्यूनसू भी अपनी टूटी हुई टांग की वजह से चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पा रहा था। आखिरकार हियोन ने मॉन्स्टर की पीठ पर लगे पेट्रोल टैंक में छेद कर दी। फिर सामने खड़े लोगों की तरफ देखकर वो पूरी ताकत से चिल्लाया, ली हियोन की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देना चाहता था। उसने जलती हुई बोतल उठाई और अपने दिल पर पत्थर रखकर उसे लिफ्ट के अंदर फेंक दिया। आग की लपटों में हियोन और मॉन्स्टर दोनों का अंत हो गया। इसके बाद अपार्टमेंट में मौजूद सभी लोग हियोन को आखिरी विदाई देने पहुंचे। जीसू यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और एक तरफ जाकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं हमेशा सख्त रहने वाला सेंग भी शराब की आधी बोतल लेकर आया और हियोन को आखिरी विदाई दी। जब सभी लोग हियोन की मौत के गम में डूबे हुए थे, तभी एक बूढ़े अंकल ने देखा कि सेना की एक आर्मर्ड गाड़ी सीधे उनकी तरफ बढ़ रही है। बच्चे को लगा कि शायद सेना आखिरकार उन्हें बचाने आ गई है, लेकिन आर्मी में रह चुके अंकल ने उसी वक्त सबकी उम्मीद तोड़ दी। उसने बताया कि ये सेना की गाड़ी नहीं है, बल्कि कुछ और ही है। फायर फाइटर लड़की उसकी बात समझने की कोशिश ही कर रही थी कि तभी आर्मर्ड गाड़ी तेज रफ्तार से अपार्टमेंट की तरफ बढ़ी और लॉबी की सुरक्षा तोड़कर सीधे अंदर घुस आई। गाड़ी से बाहर निकले लोग देखने में बिल्कुल सैनिक नहीं लग रहे थे। उनका लीडर भाग चुके सैनिक को देखते ही उस पर चाकू लेकर टूट पड़ा। अगले ही पल कुछ गुंडों ने उस सैनिक को जमीन पर दबोच लिया और फिर उन्होंने बेरहमी से उसका अंगूठा काट दिया। इसके बाद उस अंगूठे को उन्होंने एक सिक्योरिटी बॉक्स पर लगाया। बॉक्स पर लाल रोशनी जल उठी, मतलब लॉक नहीं खुला था। ये देखकर लीडर बुरी तरह भड़क गया और भागने की कोशिश कर रहे सैनिक को गोली मार दी। इसके बाद लीडर ने अपने आदमियों को ऑर्डर दिया कि अपार्टमेंट में छिपे सभी लोगों को ढूंढकर बाहर निकालो। कुछ ही देर में सभी को लॉबी में इकट्ठा कर लिया गया। इसके बाद एक गुंडे ने लिपस्टिक निकाली और फर्श पर एक बड़ा सा घेरा बना दिया। उसने सबको चेतावनी दी कि इस घेरे से बाहर निकलने की कोशिश करने वाले को तुरंत मार दिया जाएगा। तभी एक लड़की से घेरे के अंदर आने में जरा सी देरी हो गई। अगले ही पल लीडर ने उसे वहीं गोली मार दी। इसके बाद उसने बाकी सभी लोगों को धमकाते हुए कहा कि अगर वे चुपचाप उसकी हर बात मानेंगे तो वह किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। गुस्से में ह्यूनसू बाहर निकलकर उनसे भिड़ना चाहता था, लेकिन ली ने उसे रोक दिया। उसे पता था कि ह्यूनसू उनका सबसे बड़ा सीक्रेट हथियार है, इसलिए वो उसे सही समय पर इस्तेमाल करना चाहता था। वहीं बाकी गुंडे एक एक करके छिपे लोगों को तलाश रहे थे। तभी सेंग ने छिपे रहने का फायदा उठाया और सही मौका देखकर दो गुंडों पर बंदूक तान दी, लेकिन उनमें से एक मोटे गुंडे की नजर तुरंत उसकी बंदूक पर गई। उसने देखा कि सेंग की बंदूक का सेफ्टी लॉक बंद है, मतलब उसे बंदूक चलानी नहीं आती। ये समझते ही दोनों गुंडे बिना देर किए सेंग पर टूट पड़े, लेकिन तभी किस्मत से वहां फायर फाइटर पहुंच गई। उसने बिना कोई शोर किए दोनों गुंडों को वहीं खत्म कर दिया। सबसे अच्छी बात यह थी कि बाकी लोगों को इसकी भनक तक नहीं लगी। उधर गुंडों को आइसोलेशन रूम में छिपी उस संक्रमित आंटी के बारे में पता चल गया। ली ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अगले ही पल उन्होंने उस आंटी को वहीं गोली मार दी। गोली की आवाज गूंजते ही पूरी लॉबी में हड़कंप मच गया। हर कोई डर के मारे सहम गया। तभी गैंग का लीडर वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाकर बोला कि अगर किसी ने कोई संक्रमित इंसान छिपा रखा है तो अभी सामने आकर बता दो,
लेकिन उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी उसके एक आदमी को गोली आ लगी। दरअसल फायर फाइटर वहां पहुंच चुकी थी। उसे देखते ही गुंडों ने तुरंत उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन भिड़ने के बजाय वो वहां से भाग निकली। जब ज्यादातर गुंडे उसके पीछे चले गए तभी ली ने मौका देखकर पीछे से लीडर को पकड़ लिया। फिर उसने ह्योन-सू को हमला करने का इशारा किया। ह्योन-सू और बाकी लोग तुरंत लड़ाई में कूद पड़े। सभी ने मिलकर गुंडों का मुकाबला किया और उन्हें काबू में कर लिया, लेकिन ली खुद गैंग के लीडर की ताकत के सामने ज्यादा देर नहीं टिक सका। लीडर ने उसे एक ही झटके में जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उसने ह्योन-सू को भी गोली मार दी। फिर उसने ली की कनपटी पर बंदूक तानी और धमकी दी कि अगर उसके आदमियों को नहीं छोड़ा तो वह ली को गोली मार देगा। मजबूरी में बाकी लोगों को उसके आदमियों को छोड़ना पड़ा। तभी एक ऐसा मंजर सामने आया जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। जिस आंटी को कुछ देर पहले लीडर ने गोली मारकर खत्म कर दिया था, वही अचानक वापस चलती हुई वहां आ गई। उसे देखते ही गुंडे घबरा गए और उस पर अंधाधुंध गोलियां चलाने लगे, लेकिन आंटी पर गोलियों का जरा भी असर नहीं हुआ। उसने आगे बढ़कर एक गुंडे को पकड़ लिया और उसे वहीं मार डाला। तभी सबको समझ आया कि वह अब एक इंसान नहीं थी, वह एक मॉन्स्टर बन चुकी थी। अगले ही पल मॉन्स्टर ने ली पर हमला करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन तभी ह्योन-सू दोनों के बीच आकर खड़ा हो गया। मॉन्स्टर का वार सीधे ह्योन-सू के शरीर के आर पार निकल गया। दर्द के बावजूद ह्योन-सू पीछे नहीं हटा। उसने औरों की जान बचाने के लिए पूरी ताकत से मॉन्स्टर का गला दबोच लिया और कुछ ही पलों में उसे वहीं खत्म कर दिया। लेकिन इस दौरान ह्योन-सू भी अपनी चोट की वजह से जमीन पर गिर पड़ा। लीडर ने जब देखा कि ह्योन-सू का घाव अपने आप भर रहा है तो उसे समझ आ गया कि वो भी संक्रमित है। अब उनके लिए इंसान और मॉन्स्टर में कोई फर्क नहीं था। उन्हें हर संक्रमित को खत्म करना था। इसके बाद उन्होंने आंटी के शरीर पर पेट्रोल छिड़का और उसे आग के हवाले कर दिया। वहीं लीडर ने अपने आदमियों के साथ ह्योन-सू को घसीटकर लिफ्ट में डाला और उसे सीधे बिल्डिंग की छत पर ले गया। वे ह्योन-सू को तुरंत मारना नहीं चाहते थे। उनका इरादा उसे धीरे धीरे तड़पाने का था। जब ह्योन-सू को होश आया तो लीडर ने उसे सीधे गोली मार दी। उन्हें लगा कि ह्योन-सू भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन तभी ह्योन-सू ने छत का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। वह ऐसा क्यों कर रहा था ये किसी की समझ में नहीं आया। तभी ह्योन-सू ने मुड़कर कहा, तुम में से किसी को भी मैं नीचे नहीं जाने दूंगा। अच्छा, तो तू रोकेगा? बेटा तेरी जो हीरोगिरी है ना वो पूरी की पूरी निकलने वाली है। जितनी बार जिंदा होगा उतनी बार मारूंगा। जैसे ही लीडर गोली चलाने वाला था तभी उसके ही एक लड़के ने उसे गले से पकड़ लिया और अपार्टमेंट की छत से बाहर लटका दिया। अगले ही पल उसने लीडर को धक्का देकर सीधे छत से नीचे फेंक दिया। यह देखकर एक गुंडा बुरी तरह घबरा गया और उसने तुरंत लड़के पर गोली चला दी। सबको लगा कि गोली लगने के बाद वह मर चुका है, लेकिन तभी यह देखकर पास खड़े दूसरे गुंडे की फट के हाथ में आ गई। लड़का चाहता तो उस गुंडे को भी मार सकता था, लेकिन उसने उसे जिंदा छोड़ दिया। इसके बाद वह सीधे ह्योन-सू के पास पहुंचा और अपना नाम मियोंग बताया। ह्योन-सू की तरह मियोंग भी एक स्पेशल संक्रमित था। ह्योन-सू को समझ नहीं आया कि उसने अपने ही साथी को आखिर क्यों मार डाला। मियोंग जोर से हंसते हुए बोला कि क्या तुमने कभी लोमड़ी और शेर को एक ही टीम में देखा है? दरअसल वह अब तक लोमड़ी की खाल ओढ़कर उन लोगों के बीच रह रहा था। उसका असली मकसद एक स्पेशल संक्रमित को ढूंढना था और जिसकी उसे तलाश थी वो दरअसल ह्योन-सू था। मियोंग ने बताया कि हम जैसे लोग इंसानों को जड़ से मिटाने के लिए पैदा हुए हैं, लेकिन ह्योन-सू ने उसकी बात को तुरंत नकार दिया। उसने कहा, ऐसे भी मॉन्स्टर्स होते हैं जो इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाते। अपनी बात साबित करने के लिए ह्योन-सू उसे एक कमरे में ले गया। वहाँ उसने हान अंकल के हाथों बाथरूम में छोड़ा गया वो विशाल कोकून दिखाया। कोकून को देखते ही मियोंग भी कुछ पल के लिए हैरान रह गया। अब उसे यकीन हो चुका था कि हर मॉन्स्टर इंसानों का दुश्मन नहीं है, लेकिन तभी मियोंग ने उससे कुछ ऐसा कहा जिससे ह्योन-सू सोच में पड़ गया। उसने कहा, पर क्या ऐसे इंसान है जो मॉन्स्टर को नुकसान नहीं पहुंचाते? इतना कहते ही मियोंग ने अपनी कमर से एक पर्चा निकाला। उसमें लिखा था कि सेना खास तौर पर संक्रमित लोगों की तलाश कर रही है। जो भी ऐसे किसी संक्रमित की जानकारी देगा उसे सेना की सुरक्षा मिलेगी और एक सुरक्षित कैंप में रखा जाएगा। मियोंग ने ह्योन-सू से पूछा कि जिन लोगों की तुम रक्षा कर रहे हो, अगर उन्होंने यह सब देख लिया तो क्या तुम्हें लगता है कि वे तुम्हें धोखा नहीं देंगे? उसकी बात सुनकर ह्योन-सू गहरी सोच में पड़ गया। उधर लिफ्ट धीरे धीरे नीचे जा रही थी, लेकिन उसके दिमाग में सिर्फ वही सवाल घूम रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि बाकी लोग अब उसके बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला तो सभी लोग बंदूकें ताने उसके सामने खड़े थे। ये देखकर ह्योन-सू समझ गया कि उन्हें उस पर्चे के बारे में पता चल चुका है। तभी फायर फाइटर ने अपनी बंदूक पीछे खड़े मियोंग पर तान दी। अंकल ने भी ह्योन-सू को अपने पीछे आने का इशारा किया, लेकिन ह्योन-सू पीछे हटने के बजाय खुद मियोंग के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने सबको बताया कि मियोंग भी उसकी तरह एक स्पेशल संक्रमित है, इसलिए उसने गुस्से में सबसे बंदूकें नीचे करने को कहा। अब सब अपनी बंदूक नीचे करो। ह्योन-सू को जरा भी अंदाजा नहीं था कि मियोंग पर भरोसा करके वह कितनी बड़ी गलती करने जा रहा है। जल्द ही रात बीत गई, लेकिन अगली सुबह एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई। सेंग ने देखा कि उसकी गर्लफ्रेंड का इनहेलर जमीन पर पड़ा है। उसे समझते देर नहीं लगी कि उसे अस्थमा अटैक आ चुका है। सेंग ने बिना एक पल गवाए उसे अपनी पीठ पर उठाया और अपार्टमेंट के गेट की तरफ दौड़ पड़ा, लेकिन जैसे ही वह गेट तक पहुंचा तभी मियोंग ने अचानक उस पर हमला कर दिया।
मियोंग ने साफ चेतावनी दी कि अपार्टमेंट से कोई भी बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि अगर सेना की नजर उनमें से किसी पर पड़ गई तो वे जल्द ही पूरे अपार्टमेंट तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लड़की की हालत लगातार बिगड़ रही थी। यह देखकर ह्यून सू ने आखिरकार एक बड़ा फैसला लिया। उसने सेंग को कार की चाबी थमाई और तुरंत उसे लड़की को बाहर ले जाने को कहा। ऊपर से मियोंग ने भी ह्यून सू की बात मान ली, लेकिन जैसे ही सेंग और उसकी गर्लफ्रेंड बाहर निकले तभी मियोंग ने बिना किसी चेतावनी के सीधे उन दोनों पर गोलियां चला दी। ह्यून सू तुरंत उसे रोकने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन मियोंग ने उसे उठाकर दूर फेंक दिया। इसके बाद उसने बाकी लोगों पर भी गोलियां चलानी शुरू कर दी। हर गोली के साथ एक इंसान की जान जा रही थी। तभी फायर फाइटर बंदूक लेकर बाहर आई और मियोंग पर गोलियों की बारिश शुरू कर दी, लेकिन इस सब का भी मियोंग पर कोई असर नहीं हुआ। जैसे ही वह फायर फाइटर को मारने के लिए मुड़ा तभी ह्यून सू अचानक सामने से आया और उसे जमीन पर पटक दिया, लेकिन ह्यून सू ज्यादा देर तक मियोंग के सामने टिक नहीं पाया। अगले ही पल मियोंग का मॉन्स्टर वाला हाथ ह्यून सू की छाती के आर पार निकल गया। फिर वह हंसते हुए बोला कि जिन लोगों की मौत का तुम खुद को जिम्मेदार समझ रहे थे, असल में तुमने उनमें से किसी को नहीं मारा था, क्योंकि जो आंटी पहले मॉन्स्टर बनी थी वह भी मियोंग के इशारे पर कंट्रोल हो रही थी। इतना कहते ही मियोंग जोर जोर से हंसने लगा। उसकी बातें सुनकर ह्यून सू गुस्से से आगबूला हो गया, लेकिन तभी आसमान में अचानक सूर्य ग्रहण दिखाई देने लगा और उसी पल ह्यून सू के शरीर में एक भयानक बदलाव शुरू हो गया। ये इस पूरी सीरीज में ह्यून सू का अब तक का सबसे खतरनाक रूप था। उसकी हथेलियों और बाजुओं से नुकीले कांटे तेजी से बाहर निकलने लगे। अगले ही पल उसका पूरा दाहिना हाथ कांटों से बने एक विशाल पंख में बदल गया। तभी ह्योन सू ने अपना आपा खो दिया और किसी खूंखार राक्षस की तरह मियोंग की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन मियोंग डरने की बजाय तालियां बजाने लगा। तभी ह्योन सू के कांटों वाले विशाल पंख ने मियोंग को चारों तरफ से जकड़ लिया। ह्योन सू की आंखों में अब जरा भी इंसानियत नहीं बची थी। एक के बाद एक नुकीले कांटे मियोंग के शरीर में धंसते चले गए। कुछ ही सेकंड में मियोंग का पूरा शरीर गलने लगा और वो वहीं ढेर हो गया। यह नजारा देखते ही ली तुरंत ह्यून सू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन उसकी बहन ने समय रहते उसे रोक दिया, क्योंकि ह्यून सू अब पूरी तरह अपना होश खो चुका था। वह अपने विशाल नुकीले पंख फैलाकर धीरे धीरे बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगा। वो उन सब पर हमला करने ही वाला था कि तभी एक इंसान आगे आया और ह्यून सू को कसकर पकड़ लिया। दरअसल वह कोई और नहीं बल्कि ह्यून सू की सबसे ज्यादा परवाह करने वाले हान अंकल थे। नुकीले कांटे हान अंकल के पूरे शरीर के आर पार निकल चुके थे, लेकिन इसके बावजूद वे ह्यून सू को होश में लाने की लगातार कोशिश करते रहे। शांत हो जाओ ह्यून सू। हान अंकल की आवाज सुनकर ह्योन सू के शरीर से कांटे धीरे धीरे गायब होने लगे और उसकी काली आंखें फिर से नॉर्मल हो गईं। उधर सेंग और उसकी गर्लफ्रेंड लगातार खून बहने की वजह से वहीं अपनी जान गंवा बैठे। कुछ देर बाद ह्योन सू को होश आया, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं था कि उसके साथ आखिर हुआ क्या है। तभी उसकी नजर हान अंकल की बॉडी पर पड़ी। उन्हें देखते ही ह्योन सू के सामने हान अंकल के साथ बिताए सारे पुराने पल एक एक करके घूमने लगे। ह्योन सू खुद को रोक नहीं पाया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। हान अंकल की मौत ने वहाँ मौजूद हर इंसान को अंदर तक तोड़ दिया। वे अभी उन्हें दफनाने की तैयारी ही कर रहे थे कि तभी उनकी नजर जमीन के नीचे छिपी एक रहस्यमयी जगह पर पड़ी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वो एक छिपा हुआ बंकर था, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते तभी अचानक एक और अजीब घटना घट गई। अचानक जमीन पर बहती खून की एक रहस्यमयी धारा सीधे आर्मर्ड गाड़ी तक जा पहुंची। अगले ही पल गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो गई और बिना किसी शोर के अपार्टमेंट से बाहर निकल गई। लेकिन रात होते ही उनके सामने एक और नई मुसीबत आ खड़ी हुई। अचानक भारी हथियारों से लैस सेना ने पूरे अपार्टमेंट को चारों तरफ से घेर लिया। दरअसल सेना से सुरक्षा पाने के लिए ली के ही एक साथी ने ह्यून सू की खबर सेना तक पहुंचा दी थी। अब अपार्टमेंट के चारों तरफ भारी हथियारों से लैस सैनिक तैनात थे। उन्होंने अंदर मौजूद लोगों को स्पेशल संक्रमित को उनके हवाले करने का ऑर्डर दिया। जिस आदमी ने ट्रांसमीटर दबाया था वह इस वक्त बेहद खुश था। उसे ह्योन सू के मरने या बचने से कोई मतलब नहीं था। उसे तो बस अपनी जान बचाने के लिए सेना की सुरक्षा चाहिए थी। अंदर मौजूद लोग अभी समझ भी नहीं पाए थे कि तभी बाहर से सैनिकों ने अपार्टमेंट पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। चारों तरफ गोलियों की आवाज गूंजने लगी। लोग घबराकर तुरंत बंकर की तरफ दौड़ पड़े, लेकिन तभी अचानक ली की नाक से भी खून बहने लगा। अपनी हालत समझते ही उसने खुद को अकेले लैब के अंदर बंद कर लिया। वहीं ह्यून सू ने फैसला किया कि उसकी वजह से अब किसी और की जान खतरे में नहीं पड़ेगी, इसलिए वह अकेले ही अपार्टमेंट से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर आते ही सैनिकों ने उसे घेर लिया और ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। गोलियां लगातार उसके शरीर को चीरती रहीं। हर गोली के साथ उसका दर्द बढ़ता गया और यही दर्द उसे उन लोगों की याद दिलाने लगा जो कभी उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर मॉन्स्टर्स के खिलाफ लड़े थे। हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। कैसे बर्दाश्त किया? हम सबको बचाने के लिए आपका थैंक यू। भले ही यह दुनिया पहले ही मॉन्स्टर्स से भर चुकी थी और हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने के बारे में सोच रहा था, लेकिन ह्यून सू ही एक ऐसा लड़का था जो बिना किसी स्वार्थ के हर बार दूसरों की मदद के लिए खड़ा रहा। उसने अपनी जान की परवाह किए बिना बार बार दूसरों को बचाया और आखिर में भी खुद को उनके लिए कुर्बान कर दिया। और इसी बेहद इमोशनल एंडिंग के साथ हमारी यह शानदार वेब सीरीज यहीं खत्म हो गई। स्वीट हो।